नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर के हमारा बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का सेशन प्रारंभ हो चुका है। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ करके इसका लाभ उठा कर सकते हैं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर 1 के बिहार के इतिहास से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इस प्रश्न के आंसर के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से, चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर गांधीवादी आंदोलन हो, सभी को इसमें समेटने का प्रयास किया है। और इसको थोड़ा मैंने आपकी समझ को विकसित करने के लिए इसे थोड़ा सा विस्तारित किया है। इसलिए सेशन आप लोगों के लिए थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से विभिन्न फैक्ट्स को लेकर के अपने लिए एक मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं और उस आंसर को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आज के यह सेशन जो है यह आने वाले 71वीं बीपीएससी मेंस के साथ साथ 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी अनिवार्य रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब यदि हम लोग देखें कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ होता है और जब जब देश की पुकार हुई है, बिहार ने अपना योगदान दिया है, उसमें बिहार कभी भी पीछे नहीं हटा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बिहार ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, अपितु कई ऐसे अवसर भी आए हैं जब बिहार संपूर्ण देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, प्रेरक भूमिका यहाँ पर बिहार के द्वारा निभाई गई है। अब अगर हम लोग देखें तो 1767 और 1757 और 1764 ईस्वी के पलासी और बक्सर युद्ध के उपरांत हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है और बिहार जो था आपका बंगाल का ही हिस्सा था। और इसी दरमियान हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक अन्य तथ्य आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। वर्तमान झारखंड भी उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था और जब बिहार में अंग्रेजों के द्वारा शोषण की प्रक्रिया अपनी प्रारंभ की जाती है तो बिहार जो है उसका समुचित रूप से जवाब देता है, चाहे आपका किसान आंदोलन के रूप में हो या जनजातीय विद्रोहों के रूप में हो या फिर अन्य किसी रूप में। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सैनिक, किसान, जनजातीय और नागरिक विद्रोहों के समावेश के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में बिहार के निवासियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति देने से भी उन्होंने संकोच नहीं किया। 1856 ईस्वी तक अगर हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था और इसी विजय यात्रा का जो क्रम प्रारंभ हुआ था यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ही प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों से अंग्रेजों के विरुद्ध पहली बार प्रबल रूप से यह पहला जो विद्रोह प्रारंभ होता है, इन्हीं प्रांतों से यह विद्रोह प्रारंभ होता है। और बंगाल विजय के उपरांत सबसे पहली बार हम लोग देखते हैं कि बिहार और बंगाल में पहला जो सशक्त विद्रोह उत्पन्न हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, वह सन्यासियों के द्वारा किया गया था, जिसका उल्लेख हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि जब बिहार में या फिर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है और नए प्रशासनिक और राजनैतिक उपाय बिहार और बंगाल में किए जाते हैं, तो बिहार के जनजातीय लोगों के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में विद्रोह किया जाता है। और सर्वप्रथम हम लोग बात करें तो जनजातीय विद्रोह में प्रथम रूप से सुसंगठित विद्रोहों की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला विद्रोह कोल विद्रोह को माना जाता है, जो कि तत्कालीन बिहार में ही घटित हुआ था। लेकिन अगर हम लोग बात करें 1856 ईस्वी के पूर्व तक, तो जितने भी विद्रोह हुए हैं सभी विद्रोहों में बिहार ने काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। अब 1830 से लेकर के 1869 ईस्वी तक हम लोग बात करें तो बहावी आंदोलन, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये लड़ा गया था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में, लेकिन बिहार में इनायत अली और विलायत अली, ध्यान रखिएगा, इनायत अली और विलायत अली, पहले विलायत अली होंगे, बड़े भाई थे विलायत अली और उनके छोटे भाई थे इनायत अली। तो इन दोनों के द्वारा पटना को केंद्र बना करके बहावी आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है और यहीं पर इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो विलायत अली जो कि पटना में निवास करते थे, वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए वो जाते हैं अफगानिस्तान की ओर, लेकिन पंजाब के तत्कालीन रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के द्वारा इन्हें वापस भेज दिया जाता है। तो इनकी मृत्यु के उपरांत हम लोग देखते हैं कि इनायत अली के द्वारा बहावी आंदोलन का बिहार में नेतृत्व संभाला जाता है। वहीं जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे तो 1772 से लेकर के 1782 ईस्वी में हुए पहाड़ी विद्रोह को हम लोग कैसे भूल सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महेशपुर राज की रानी थी रानी सर्वेश्वरी के द्वारा ये पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने किसी जनजातीय विद्रोह में आगे बढ़कर के नेतृत्व संभाला था, अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। और रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह होता है और जिसमें रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और अंततः भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तमाड़ की बात हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से तमाड़ का जनजातीय विद्रोह महत्वपूर्ण है। और वर्तमान की बात करेंगे तो खूंटी और रांची जिला के अंतर्गत यह आपका विद्रोह काफी फैला हुआ था। तिलका आंदोलन की बात करेंगे तो बाबा तिलका मांझी को हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये आदि विद्रोही के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं, जो तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम तिलका भी रखा गया था। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि पहली बार अगर हम लोग देखें जनजातीय विद्रोह में तो ये हमारे गुरिल्ला युद्ध के सूत्रपात इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत किया था और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिप करके इन्होंने अंग्रेजों से लोहा भी लिया था। यदि बात करें 1819 से लेकर के 1821 ईस्वी तक हुए हमारे छोटा नागपुर में तो ये कोल विद्रोह के नाम से जाना गया और कोल विद्रोह को हम लोग मानते हैं कि ये प्रथम सुसंगठित विद्रोह था जिसका नेतृत्व बुधु भगत और सिंगरा मानकी बिंद्रा मानकी के द्वारा किया गया था। वहीं हम लोग बात करेंगे भूमिज विद्रोह की तो इसे अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, जो कि मूलतः बड़ा भूम और मानभूम के जागीरदार के ये एक दावेदार थे और इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया जाता है। 1832-33 का भूमिज विद्रोह और फिर 1856 ईस्वी का 1856 से 1857 ईस्वी तक चलने वाला संथाल विद्रोह, ये 1857 की सैनिक क्रांति से पूर्व हुए भारत का एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है जिसने न केवल अंग्रेजों को अपितु वैश्विक चिंतकों को भी प्रभावित किया था। इसीलिए प्रख्यात समाजवाद के चिंतक कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति भी कहा है। और यह एक पहला जनजातीय आंदोलन देखा गया जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, जिसमें सिद्धू कानू चांद और भैरव ये 4 संथाल भाई थे और 2 बहन फूलो और झानो के द्वारा इसमें अपनी प्राणों की आहुति दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 56 से 57 ईस्वी तक चलने वाला यह विद्रोह आपका भारत में प्रथम जनक्रांति के रूप में माना गया और इसके पश्चात हम लोग सैन्य विद्रोह को देखते हैं। और अगर सैन्य विद्रोह की बात करें तो इन जनजातीय विद्रोह के उपरांत 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह होता है जिसे इतिहास के पन्नों में हम लोग 1857 का सैनिक विद्रोह के रूप में जानते हैं। और यद्यपि हम लोग जानते हैं कि यह विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था यह सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, परंतु कालांतर में इसमें भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और उसके उपरांत अंग्रेजों के दांत खट्टे किए जाते हैं। 1857 ईस्वी के क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में इस क्रांति के प्रमुख नेता के तौर पर हम लोग देखते हैं कि वयोवृद्ध क्रांति योद्धा जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह उभर करके सामने आते हैं और इनका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जाता है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है या वीर गति को जब ये प्राप्त करते हैं आपका 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को, तो इनके भाई बाबू अमर सिंह के द्वारा यह युद्ध जारी रखा जाता है, इस संघर्ष को जारी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो 2 अन्य नाम हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। एक है हमारे पटना के पीर अली और हरिकृष्ण सिंह। पीर अली ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम पटना में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया था। तो पीर अली और हरिकृष्ण सिंह का भी नाम यहाँ पर प्रमुखता से हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति के उपरांत पुनः हम लोग बिहार में जनजातीय विद्रोहों या जनजातीय संघर्ष की में वृद्धि होती है और जिसकी चरम परिणति हमें मुंडा उलगुलान में दिखाई देती है, जो कि 1899 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। वहीं हम लोग बात करें कि भगवान बिरसा मुंडा का जो यह विद्रोह था यह 1895 से लेकर के 1899 ईस्वी तक चलता है, जब तक कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को उन्हें सिंहभूम के जंगलों से न पकड़ लिया गया। और इसके पश्चात बिरसा मुंडा का यह जो आंदोलन था यह काफी एक सशक्त और काफी प्रभावशाली आंदोलन था और अंग्रेजों को पूरे दमन चक्र का सहारा लेना पड़ा और बिना अंग्रेजी दमन चक्र के इसे दबाया भी नहीं जा सकता था। तो मुंडा विद्रोह भी जनजातीय विद्रोह के पंक्तियों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाता है।
इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसी विद्रोह का परिणाम होता है कि जनजातीय इलाकों में अंग्रेजों के द्वारा सुधार कार्य प्रारंभ करवाए जाते हैं और उन सुधार कार्यों की परिणति यह होती है कि छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पारित किया जाता है 1908 ईस्वी में, जो कि मुंडा उलगुलान की एक बृहत सफलता के रूप में जानी जाती है। 1857 की सैनिक विद्रोह के उपरांत हम लोग देखते हैं कि भारत के शासन की जो बागडोर थी वो ब्रिटिश ताज ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया और 1858 से लेकर 1885 के मध्य हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद का जागृति उत्पन्न होती है, जिसकी चरम परिणति 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हमें दिखाई देती है। अब भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जो बागडोर थी वह प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के द्वारा संभाल ली जाती है और बिहार के नेताओं के द्वारा और बिहार के निवासियों के द्वारा भी इस आंदोलन में, कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी आंदोलन होते हैं उसमें बिहार के निवासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। अब आते हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास की। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अगर हम लोग सर्वप्रथम देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला प्रमुख उदाहरण हमें 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के रूप में मिलता है, परंतु उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के उपरांत बिहार में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है और बिहार के जो क्रांतिकारी थे तो वो भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किए हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास बिहार में होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक नेताओं की जिन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा को का प्रचार प्रसार बिहार में किया, उनमें डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुर दास थे। बाबा ठाकुर दास ने तो अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1906-07 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने ही पहली बार दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार का कार्य इन्होंने किया। इसके पश्चात 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो असफल रहते हैं और कालांतर में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और उसके पश्चात खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके पश्चात देखते हैं कि 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा पटना में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अनुशीलन समिति थी वह क्रांतिकारी गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र हुआ करती थी, न केवल बंगाल में अपितु संपूर्ण भारत में इसकी शाखाएं बनाई गई थी। वहीं रेवती नाग जो कि भागलपुर के एक क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा भागलपुर और यदुनाथ सरकार के द्वारा बक्सर में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है, जहां पर बिहार के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है तो बिहार न केवल भारत में अपितु संपूर्ण बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है और इस चरण में भी हम लोग देखते हैं कि जो बिहार के क्रांतिकारी थे वो योगेंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त जैसे भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते हैं और इनके संरक्षण में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात करेंगे तो इसमें बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो उसके पश्चात से ही कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन भारत के अलग अलग प्रांतों में आयोजित करवाए जाते थे, जिसमें 3 बार हम लोग देखते हैं कि बिहार में इसका आयोजन करवाया गया 1912, 1922 और 1940 से। यानी आपका बांकीपुर पटना 1912 में, गया में 1922 और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन करवाया जाता है जो वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो इन 3 अधिवेशनों के अलावा जो भी अधिवेशन कांग्रेस के संपन्न होते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, उन सभी अधिवेशनों में बिहार के नागरिक और निवासियों के द्वारा बिहार के निवासी नागरिक नहीं होंगे, बिहार के निवासियों के द्वारा और बिहार के प्रतिनिधियों के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाता है और अपने विचार वहां पर व्यक्त किए जाते हैं। अब आते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था आयरलैंड की तर्ज पर और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मौलाना मजहरुल हक को और इसके उपाध्यक्ष के रूप में सरफराज हुसैन और सचिव के रूप में चंद्रवंशी सहाय की नियुक्ति की जाती है।
और 1918 में इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एनी बेसेंट पटना की यात्रा करती हैं। ये 2 बार पटना आई थी और अपने विचारों का प्रचार प्रसार की थी। इसके पश्चात एक जनजातीय विद्रोह के रूप में अगर हम लोग देखें तो ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जिसे जत्ता उरांव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और महात्मा गांधी का इस आंदोलन पर स्पष्ट प्रभाव हम लोग देखते हैं। इवन जो हमारे ताना भगत थे, वे 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 लोग महात्मा गांधी को जर्मन बाबा या कैसर बाबा के रूप में भी जानते थे। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो इनकी प्रमुख मांगे थी स्वशासन का अधिकार इन्हें दिया जाए, ये लगान नहीं देना चाहते थे और मनुष्यों में समता की स्थापना इनकी प्रमुख मांगे थी। और महात्मा गांधी का भी कहना था कि मेरे सबसे अच्छे शिष्यों में से ताना भगत के सबसे बेहतरीन शिष्य हैं। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की बात करें या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें या रामगढ़ अधिवेशन जो बहुत ही प्रमुख है, 1940 ईस्वी में ये संपन्न हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। इसमें ताना भक्तों के द्वारा गांधी जी को 400 रुपए की थैली प्रदान की जाती है। अब इतने गरीब जनजातीय व्यक्ति उस कालखंड में 400 रुपए इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी को सौंपते हैं ताकि उनकी ओर से भी इस आंदोलन की आर्थिक सहायता की जा सके। तो इस प्रकार के कार्य ताना भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। वहीं बात करते हैं अब चंपारण आंदोलन की, जो कि पहला गांधीवादी आंदोलन था बिहार में। न केवल बिहार में अपितु संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और अगर हम लोग बात करें 1916 ईस्वी में, तो चंपारण में तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यह अभियान गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी नीलहों या बगान मालिकों के विरुद्ध चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसमें अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो बिहार के स्थानीय नेता इसमें प्रमुख नेताओं के रूप में उभर करके सामने आते हैं, जिसमें राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हम लोग देखते हैं। और इसमें पहली बार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग करके अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक कठिनाई होती है गांधी जी को भी इस आंदोलन को लेकर के, परंतु अंततः अंग्रेज बगान मालिक और अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के आगे झुकना पड़ता है और तीनकठिया प्रथा को समाप्त करते हुए जो भी अनावश्यक रूप से अवैध वसूली किसानों के द्वारा की गई थी उसका 25% किसानों को लौटाने का बात कहा जाता है। और इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया जाता है और इसी कानून के द्वारा तीनकठिया व्यवस्था को समाप्त करके किसानों से वसूले गए अवैध कर के 25% को भी लौटा देने की बात कही जाती है। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का दौर चलता है भारत में, और इसमें भी बिहार पीछे नहीं रहता है। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के विरोध में बिहार में कई स्थानों पर सभाएं होती है। अगर हम लोग बात करें सभाओं की, तो खिलाफत आंदोलन को लेकर के गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया आदि जिलों में कई स्थानों पर सभाएं की जाती है। और अप्रैल 1919 ईस्वी में इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आते हैं और अपना विचार यहाँ पर रखते हैं और सभाओं को संबोधित करते हैं। 15 एवं 16 मई की बैठक में हम लोग देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन की जब बैठक की जाती है खिलाफत समिति की, तो 15 और 16 मई की बैठक में सरकार से पूर्ण असहयोग का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा के द्वारा यह प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। इसी समय अगर हम लोग बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था और अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की एक बैठक का आयोजन भागलपुर में किया जाता है, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। वहीं हम लोग बात करें तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर, यह ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ब्रजकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के एक प्रमुख नेता थे, इनके ही सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल किया जाता है। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जो भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारी नेता थे या जो भी नेता थे, वो विधायिका चुनाव से भागीदारी वापस ले लेते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी के नाम ले सकते हैं। इन्होंने विधायिका चुनाव में अपनी भागीदारी वापस ले ली। वहीं वकीलों के द्वारा वकालत का बहिष्कार किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
वकालत का बहिष्कार किया जाता है और छात्रों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम वापस ले लिया जाता है। शिक्षा के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय विद्यालयों की भी इस कालखंड में स्थापना की जाती है और अगर देखें तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, जिसके कुलाधिपति बनाए जाते हैं मजहरुल हक और कुलपति बनाए गए थे ब्रजकिशोर प्रसाद, जो कि भारत में स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, देसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे कार्य करता है। वहीं इसी कालखंड में पटना के दीघा में मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है और इसी सदाकत आश्रम से मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया जाता है 1921 ईस्वी से। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि 1921 में 22 दिसंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार के पटना में आगमन होता है और उस दिन पूरे पटना में हड़ताल का आयोजन किया जाता है तथा बंद का आह्वान भी किया जाता है। अब 1922 की घटना की अगर हम लोग बात करें तो चौरी चौरा घटना के उपरांत गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, परंतु इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृति का विकास किया। ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका निकल करके सामने आता है और संपूर्ण भारतीयों को, न केवल बिहारवासी अपितु संपूर्ण भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ यह आंदोलन जोड़ करके जाता है। अब आते हैं, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया जाता है 1922 ईस्वी में और कांग्रेस के गया अधिवेशन में इसका बेसिकली इसका संगठन या गठन किया जाता है और मूलतः इसका मूल उद्देश्य था कि सरकार की विधायिकाओं के अंदर प्रवेश करके सरकार के कार्यों को पंगु बनाना। यानी ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे, तो चुनाव में भाग लेने वाले जो भी व्यक्ति थे वो स्वराज दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, विधायिकाओं में जाते हैं और सरकार को अंदर से पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। बिहार में अगर बात करें तो इस दल की प्रथम बैठक का आयोजन 2 जून 1923 ईस्वी को होता है और अगर हम लोग बात करें बिहार में इसकी सफलता की तो स्वराज दल को बिहार में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं 1927-28 ईस्वी का साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जब बिहार आता है या भारत में जब इसका आगमन होता है फरवरी 1928 ईस्वी में, तो संपूर्ण भारतवर्ष में साइमन आयोग का साइमन गोबैक के नारे और काले झंडे दिखा करके इसका बायकॉट किया जाता है, इसका बहिष्कार किया जाता है। बिहार आगमन होता है साइमन आयोग का 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को और उसी दरमियान बिहार में बहिष्कार और हड़ताल का भी आयोजन किया जाता है। इसे व्हाइटमैन कमीशन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसके पश्चात 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा 15 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और बिहार में ये इसी दिन प्रारंभ होता है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 अप्रैल को हो चुका था ये आपका दांडी यात्रा के उपरांत ये प्रारंभ होता है और 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून की अवज्ञा की जाती है। बिहार में इस आंदोलन का विस्तार हम लोग पटना, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर जिले में देखते हैं और इस आंदोलन के दरमियान बिहार में लगभग 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और मई 1930 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने देने का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। यानी जो विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने की बात थी, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर आज भी हम लोग बात करें शराब की दुकान का, तो ये ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के अनुरोध पर ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में शराबबंदी भी लागू की गई थी। तो महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को इसी दरमियान एक अवैध संस्था के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इसी दरमियान हम लोग एक अजीबोगरीब चीज देखते हैं कि छपरा जेल में बंद कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की जाती है और ये कैदी मांग कर रहे थे कि उन्हें विदेशी वस्त्रों के स्थान पर उन्हें स्वदेशी खादी वस्त्र प्रदान किए जाए, अन्यथा वो नंगे बदन ही जेल में रहेंगे। तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का ये अनोखा तरीका छपरा जेल के कैदियों के द्वारा अपनाया जाता है। वहीं आंदोलन के क्रम में बिहार के कई स्थानों पर चौकीदारी कर के विरोध में भी यह आंदोलन चला था और चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया जाता है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन 12 जुलाई 1933 को किया जाता है, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट करके आ जाते हैं। तो उस कालखंड में भी हम लोग देखते हैं कि बिहार में 880 सत्याग्रही जो थे वो जेल भेजे जाते हैं और 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा पूर्ण रूप से वापस ले लिया जाता है। इसके पश्चात गांधी जी अपना हरिजन हरिजन उत्थान के काम में और समाज सेवा के काम में संलग्न हो जाते हैं और फिर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब आंदोलन प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी, तो बिहार में भी इसे प्रारंभ किया जाता है और बिहार की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सत्याग्रही के रूप में उभर करके सामने आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो व्यापक जन समर्थन था उसका अभाव बिहार में दिखाई देता है, जनता में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, इसलिए इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो प्रारंभ 9 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त नहीं, 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को प्रारंभ होना था, लेकिन 8 अगस्त को ही सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही हम लोग बात करते हैं तो 9 अगस्त की अहले सुबह ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर कैद कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का तो प्रस्ताव पारित हो गया और भारत की जनता अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ भी कर लेती है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त और जन आंदोलन के रूप में उभर करके संपूर्ण भारत में फैल जाता है, जिससे बिहार भी अछूता नहीं रहता है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 11 अगस्त को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में जुलूस पर पटना के जिलाधिकारी के द्वारा गोली चलाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें 7 छात्र वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस घटना के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया जाता है और 12 अगस्त की शाम को ही पटना के कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें संचार सुविधाओं को ठप किया जाने और सरकारी कार्यों को शिथिल करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब यह आंदोलन का क्रम बिहार में जारी था तो बिहार में लगभग 15,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 8,783 व्यक्तियों को सजा होती है, 134 लोग मारे जाते हैं और 362 लोग इस आंदोलन के दरमियान घायल होते हैं। अब अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो हमारे जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही और वो अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने में सफल हो जाते हैं और भाग करके ये नेपाल के राजविलास के जंगलों में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। और आजाद दस्ता हिंसात्मक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, चाहे संचार सुविधाओं को ठप करने की बात हो या रेल की पटरियों को उखाड़ने की बात हो या यातायात के साधनों को पंगु करने की बात हो, ये सभी कार्य आजाद दस्ता के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। और 1943 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं कि आजाद दस्ता बिहार, न केवल बिहार अपितु भारत के कुछ एक हिस्सों में यह सक्रिय रहती है, उसके बाद यह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अगस्त क्रांति के संबंध में यदि हम लोग बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बिहार की भूमिका से संबंधित ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब इतना ज्यादा अधिक उग्र था भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति बिहार में कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एमरी को यह वक्तव्य देना पड़ा। और इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब परिस्थितियां इंग्लैंड के प्रतिकूल होती है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को छोड़ने की घोषणा कर देते हैं और भारत के संविधान सभा के गठन एवं भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेज देते हैं, जिसके अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सईदानंद सिन्हा जो कि बिहार से संबंधित थे, इन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बिहार के ही सपूत राजेंद्र प्रसाद को भी नियुक्त किया जाता है। न केवल स्वतंत्रता आंदोलन अपितु संविधान के निर्माण में भी भारत के नेताओं के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही भारत के संविधान का निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत और के प्रथम
राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अतः हम लोग स्पष्टता कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक स्तर पर अद्वितीय, निर्णायक और प्रभावशाली रहा, जिसके लिए बिहार की जनता आज भी गौरवान्वित महसूस करती है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। यहाँ से आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन मॉडल आंसर बना सकते हैं। मैंने सारे सेगमेंट को छूते हुए, सारे आंदोलन को छूते हुए यहाँ तक लास्ट तक मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ। अपने एड ऑन भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।